गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? कंफर्म कर दें एक बार। चलिए, मस्त हो सभी? सभी मस्त हो एकदम? नमस्ते मनदीप, हरिओम, बहुत दिनों बाद। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी स्वस्थ, सभी मस्त। दिवाली कैसी रही आप लोगों की? राधे राधे। एकदम मस्त रही। हाँ, इंडिया तो गई। इंडिया का तो क्या कर सकते हैं, इंडिया तो गई। अब क्या करें, इतनी बुरी तरीके से हारी है इंडिया, क्या कर सकते हैं। कुछ उम्मीदें थी अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान भी हार गई। हाँ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलिए, पढ़ाई की आप लोगों ने? नहीं की? नहीं की पढ़ाई? की थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की। चलिए, 6 घंटे रोज आर्यन ने 6 घंटे रोज पढ़ा है। चलो, वेरी गुड। जिन्होंने बहुत अच्छे से इस दिवाली की छुट्टियों को यूटिलाइज किया है, बहुत बढ़िया। आपके लिए अच्छी बात है। आगे आपको जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने बैकलॉग अच्छे से कर लिया है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते। किसी किसी ने तो एक भी बार बुक नहीं खोली होगी। ऐसे कौन कौन है? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने एक भी बार बुक नहीं खोली? मैं तो सिर्फ आधा घंटा। अच्छा, राजीव सिर्फ आधे घंटे पढ़े। अच्छा अच्छा। पटाखे, पटाखे चलाए होंगे आप लोगों ने? मैंने नहीं चला पाया यार पटाखे। आप लोगों ने ही चलाए चलाए होंगे पटाखे तो हैं। आशीष बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो आशीष? चलिए, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? चलिए, कहाँ हार्मोनिक मीन स्टार्ट करना था हमें? हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं। चलिए। हाँ, दिव्यांशु बोलिए। सर, हमने पीछे चैप्टर रिवाइज किया था, ये सीरीज वाला। तो इसमें एक डाउट हमें आ रहा है कि जब हम लोग जीपी में जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो हम लोग सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो -0 से 1 के बीच में हो। तब क्यों नहीं कर सकते हैं वो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो? उसमें भी तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना सम? लेकिन इनफाइनाइट तक तो जा सकता है, लेकिन उसका जो आपका सम जो आएगा ना, वो कुछ एक डेफिनेट, मतलब फाइनाइट सम नहीं आएगा उस केस में। आपका जो सम आ जाएगा ना, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो उसका तो कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी बात होती है आपकी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, तो आपका जो कॉमन रेशियो रहता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, तभी हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हैं। तो वो क्या आ जाता है, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, Yes. नहीं तो अगर आपका कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा,
तो फिर क्या होगा, आपकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगी, ठीक है। तो इंक्रीज होते जाएंगी तो वो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इवेंचुअली वो एक आपका एक जो सम निकालोगे वो इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ठीक है। यस सर, इसलिए क्लियर है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ चलिए हार्मोनिक मीन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन देखा था, आपका अर्थमेटिक मीन देखा था, ज्योमेट्रिक मीन देखा था, ठीक है। तो एबीसी अगर आपके 3 नंबर्स हैं, एबीसी अगर एपी में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो आपका पी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ए और सी का, ठीक है। और एबीसी अगर आपके जीपी में होते हैं तो जो बी होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ए और सी का, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके एबीसी एचपी में है तो बी जो होगा वो आपका हार्मोनिक मीन होगा, किसका, ए और सी का, ठीक है। हाँ ए एम अर्थमेटिक मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने एचपी में क्या पढ़ा था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है आपकी, कि अगर कोई एक सीक्वेंस है आपकी, उसके अगर टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लें आप, तो अगर वो रेसिप्रोकल आपका एपी में आ जाता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर आपके नंबर्स हैं, इफ, इसमें लिखिए डेफिनेशन, इफ ए बी सी आर इन एच पी, then middle term is called the harmonic mean between them, ठीक है। तो जो मिडिल टर्म ए बी सी अगर आपके 3 नंबर हैं और वो एचपी में है, तो जो मिडिल टर्म है वो क्या कहलाएगी, आपकी हार्मोनिक मीन कहलाएगी, मतलब बी जो है आपका क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा ए और सी का, ठीक है। हेंस if H is the harmonic mean, शॉर्ट फॉर्म में HM बोलेंगे, बिटवीन A and B, then AHB are in HP, ठीक है। एंड जो H जो होगा आपका हार्मोनिक मीन होगा A और B, अगर H अगर आपका हार्मोनिक मीन है, ठीक है, तो AHB आपके क्या होंगे, A जो है आपका, H जो है हार्मोनिक मीन है, ठीक है, ए और बी का, तो ए एच बी जो होंगे वो आपके किस में होंगे, एच पी में होंगे। और जो एच की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है आर्यन, अगर ए और सी होता ना तब आपका ये आता, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ एक्स वाई जेड आर इन एच पी, एक्स वाई जेड आर इन एच पी, तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड, y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये लिखोगे आप, क्लियर है। ये फंडा समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a and b, इंसर्शन ऑफ n क्या मिस हो गया, तो सर क्या मिस हो गया, हाँ एपी से भी कर सकते हैं, बेटा सी मिस नहीं हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ए और बी का, ए और बी का एच अगर हार्मोनिक मीन है, ए और बी का एच अगर हार्मोनिक मीन है, तो ए एच बी आपके एच पी में होंगे, ठीक है। और एच की जो वैल्यू होगी वो 2ab अपॉन ए प्लस बी होगी, क्लियर है।
तो आपका जो एक्स वाई जेड अगर एचपी में है तो ये रिलेशन आपका फॉलो होगा। एक्स वाई जेड 3 नंबर्स अगर आपके एचपी में है तो ये रिलेशन फॉलो होगा। नहीं, आपने कुछ मिस नहीं किया, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए कि आपके दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, और आपने एच हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए ए और बी के बीच में, सॉरी एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए आपने ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं आपके, ये ए H1 H2 H3 अप टू बी, ये सारे नंबर्स आपके किस में होंगे, एचपी में होंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके एचपी में होंगे। आपको ए और बी गिवन होगा, आपको एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। जैसे हमने एपी में देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, यहाँ पर आप एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर ए H1 H2 H3 ये सारे नंबर्स जो हैं वो अगर एचपी में हैं, ये सारे नंबर अगर एचपी में हैं, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, इनका रेसिप्रोकल किस में होगा बताइए, एपी में होगा। क्लियर है, इन सबका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे, अगर इस बीच में ए 1/A1 और 1/A और 1/B के बीच में अगर H हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं, तो ये टोटल नंबर्स कितने हुए, तो ये टोटल नंबर्स कितने हुए, n+2 हुए क्या, n+2 हुए, क्योंकि n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं और एक आपका 1/A, एक आपका 1/B, तो टोटल नंबर्स आपके कितने हो गए n+2। तो ये जो नंबर है आपका 1/B, ये n+2th नंबर है, n+2th नंबर है, ठीक है। और हमें पता है कि nth नंबर हम कैसे लिखते हैं, tn किसी एपी का क्या होता है, a प्लस n-1d होता है, यही होता है एपी का nth टर्म, ठीक है। अमन देखिए यहाँ पर आपके n हार्मोनिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर्स n हुए और एक a और एक b, तो एक आपका n+1 हो गया और b आपका n+2 हो गया। ये टोटल नंबर n+2 हो गए ना, ये n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं, एक आपका a हो गया, एक आपका b हो गया, तो n+2 हो गए ना। इसको और इसको ऐड, इसको भी तो इसको इंक्लूड करोगे a और b को, तो टोटल n+2 हो गए, ठीक है। ये यहाँ ये बीच में आपके n है और एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो +2 भी तो करोगे आप, ठीक है। तो n+2 टर्म हो जाएगी ये आपकी 1/B। तो 1/B क्या हो जाएगा, 1/B मतलब nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n, अब ये कौन सी टर्म है, n+2 टर्म है, तो n+2 -1d, ठीक है, n+2 -1d, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। n की जगह आपको अब क्या पुट करना है, n+2 टर्म है ना, अगर आपको nth टर्म निकालनी होती है तो आप n-1d पुट करते हैं, n+1 टर्म निकालनी होती तो आप n+1 -1 करते, अभी हमको n+2 टर्म निकालनी है तो n+2 -1 करेंगे। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, d की वैल्यू आ जाएगी 1/B माइनस 1/A अपॉन, यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, n+1 बनेगा, तो ये हो जाएगी n+1, तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया आपको इस एपी का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया, तो आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। जैसे आपसे कोई पूछेगा 1/H1 की वैल्यू निकालिए, तो 1/H1 आपका कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो आप बोलोगे कि 1/H1 जो है आपका सेकेंड टर्म है और इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म प्लस डी, क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो यहाँ से आप बोलोगे कि 1/H1 जो होगा फर्स्ट टर्म मतलब 1/A और d की वैल्यू है 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/H1 की। तो यहाँ से आप H1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 1/H1 आ गया। तो कोई बोलेगा आपसे 1/H2 की वैल्यू निकाली, तो वो क्या होगी, वो आपकी कौन सी टर्म है, 1/H2 आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है मतलब a प्लस क्या होगा आपके पास, a+2d होगा, a+2d, तो यहाँ से 1/A और
2 और डी की वैल्यू तो आपको पता है 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए 1/h1 जो है 1/h1 a फर्स्ट टर्म प्लस डी हो रहा है, 1/h2 क्या हो रहा है आपका फर्स्ट टर्म प्लस मतलब 1/a प्लस 2d हो रहा है। ऐसी 1/hn जो होगा आपका, ये कौन सी टर्म है, ये आपकी कौन सी 1/hn, ये आपकी n प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो n प्लस 1th टर्म क्या होगी आपकी 1/hn। ठीक है, 1/hn 1/a और n प्लस 1th टर्म मतलब n प्लस 1 माइनस 1d ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1/hn क्या हो जाएगा 1/a एंड डी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, अभी इसको ब्रैकेट में मत करिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं डी की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो आपको 1/hn क्या आ जाएगा 1/a प्लस n और d कितना है 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये आपका d हो जाएगा ये, तो 1/hn ये वैल्यू आ गई आपकी। तो अब आपको अगर ठीक है, अब आपको देखिए जो भी निकालना है 1/h मतलब h2 निकालना है, h3 निकालना है, h4 निकालना है, वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार और देख लीजिए, आपने क्या किया है ए और बी के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ दोनों n सेम है। ठीक है, दोनों n आपके सेम ही है, सेम ही है, वो अल्टीमेटली आपका सेम ही। आप अगर आपको h 1/h2 निकालना है तो 2 डालिए, तो इधर आपका सेम अल्टीमेटली वो सेम अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा। आप जो जोन सा n जोन से जैसे 1/h3 निकालना है तो n की जगह आप 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, आपका a और b के बीच में आपने n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं, इनका रेसिप्रोकल किस में होगा ap में होगा, तो ये सारे टर्म्स ap में हो जाएंगे। अब हमने देखा n और ये n प्लस 2 टर्म है, तो n प्लस 2 टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म 1/a n प्लस 2 माइनस 1d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। तो जैसे हमको d मिला, अब हमें पता है कि ये जो 1/h1 है ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है मतलब 1/a प्लस d ये होगा सेकंड टर्म है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला पुट करिए 1/h1 इक्वल टू 1/a प्लस d, d की वैल्यू ये है। 1/h2 क्या होगा, ये अब देखिए 1/h2 आपका थर्ड टर्म है, इस AP का थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म मतलब a प्लस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2d, तो फर्स्ट टर्म 1/a प्लस 2d, तो d की वैल्यू आपको पहले से पता है। तो यहाँ से आपका जनरल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा वन हार्मोनिक मीन का, nth हार्मोनिक मीन। क्लियर है क्या? चलिए कर लिया आप लोगों ने नोट, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ V is the harmonic mean between A and C, prove that prove that 1/b minus a plus 1/b minus c इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ये आपको प्रूव करना है। आलोक एपी का ही यूज करेंगे ना हम। अब देखो आपकी जो एचपी होती है उसके रेसिप्रोकल्स आपको किस में होते हैं एपी में होते हैं। तो सारी जगह हमने देखा था कि एचपी को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। एचपी को खुद सॉल्व करने का कोई वैसा रूल तो है नहीं, हमने पढ़ा नहीं है। हम क्या करते हैं एचपी को एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी जो रेसिप्रोकल ले लेते हैं टर्म्स का, तो रेसिप्रोकल जो आता है वो आपका किस में आ जाता है एपी में आ जाता है।
तो फिर एपी का सारा फंडा हमको पता है कि एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां से हम वो अप्लाई करके उसे फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं एपी का यूज करके। हाँ हाँ आयुष बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जेई में प्रूफ वाले क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब आप देखिए, अगर बी हार्मोनिक मीन है, बी अगर हार्मोनिक मीन है ए और सी का, तो बी की वैल्यू क्या होगी? तो क्या आपका बी जो होगा वो 2ac अपॉन ए प्लस सी के इक्वल होगा क्या? क्या बी की वैल्यू 2ac अपॉन ए प्लस सी के इक्वल होगी अगर बी हार्मोनिक मीन है ए और सी का? तो बस अब इस बी को इसमें पुट कर दीजिए, अब इस बी को उठा के इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो बी है और यहाँ पर जो बी है इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो LHS लीजिए आप, LHS क्या है आपके पास? 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2ac, बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया है? 2ac अपॉन ए प्लस सी, क्लियर है? तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, ऊपर तो a प्लस सी आ जाएगा आपका, ये वाला जो a प्लस सी है वो ऊपर चला जाएगा, इधर एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। और ये वाला a प्लस सी भी ऊपर जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 2ac माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, ac माइनस ए स्क्वायर और a प्लस सी हो गया ये, और ये a प्लस सी, और ये हो गया ac माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ से a कॉमन आ रहा है, नीचे से a कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? c माइनस ए हो जाएगा। और इधर से आपका क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है तो a माइनस सी हो जाएगा ये। अब देखिए, अब यहाँ से a प्लस सी और a प्लस सी, और यहाँ से a माइनस सी है और ये c माइनस ए, तो अगर अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी तो c माइनस ए हो जाएगा, तो a प्लस सी अपॉन ए सी माइनस ए, ठीक है। और ये a प्लस सी, यहाँ से हमने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इधर लगा दिया, तो ये भी हो जाएगा आपका c माइनस ए। फिर जो आपका a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए जो आया था उसे कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ऊपर c माइनस ए अपॉन ए सी बचेगा और इधर c माइनस ए रहेगा, तो ये c माइनस ए कट जाएगा और a प्लस सी अपॉन ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी बच गया, तो जो आपका RHS के इक्वल है, ठीक है। आया ये समझ में? आया ये समझ में? हमने सिंपली क्या किया है, b की जो वैल्यू होगी 2ac अपॉन ए प्लस सी, वो यहाँ पुट कर दी है LHS में और उसे सिंप्लीफाई कर लिया है, तो आपका अल्टीमेटली 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी आ गया है। क्लियर है क्या? बिना पुट किए कैसे होगा अक्रम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें कोई डाउट? कॉमन फिर से, कॉमन देखिए यहाँ से हमने, देखिए कॉमन ले, यहाँ से देखिए a कॉमन ले सकते हैं ना दोनों टर्म से, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म से a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में c माइनस ए बचेगा। यहाँ दोनों टर्म से c कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में a माइनस सी बचेगा। अब देखिए यहाँ a माइनस सी है और यहाँ c माइनस ए है, तो यहाँ से हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर c माइनस ए बचेगा, तो वो माइनस हमने यहाँ
लगा दिया, जो यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया तो वो c माइनस ए बचेगा, तो माइनस यहाँ लगा दिया हमने वो, ठीक है, दोनों टर्म्स के बीच में। तो यहाँ से a प्लस सी और c माइनस ए प्लस सी और c माइनस ए कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, तो यहाँ 1/a माइनस 1/c बचेगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है? अच्छा विधि, आपके देखिए कुछ नेटवर्क में इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If BAC are in AP, if BAC are in AP and CBA are in GP, then prove that ACB are in HP। आपको ये प्रूव करना है कि ACB जो होंगे वो आपके किस में होंगे? HP में होंगे। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है कि BAC जो है वो आपके AP में है और CBA आपके GP में है, तो आपको प्रूव करना है कि ACB जो है वो आपके HP में होंगे। ठीक है, करिए ट्राई इसे। अजीब तो नहीं लग रहा आपको? मतलब इतने दिनों बाद पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार लिख रहे हैं, मतलब इससे पहले क्लास हो चुकी है क्या आपकी? नहीं हुई, पहली क्लास है आपकी दिवाली बाद? अच्छा अच्छा, तो इतने दिन मतलब पढ़ाई से डिस्कनेक्ट थे, पढ़ाई हो नहीं रही थी, 1 हफ्ता हो गया था, तो थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा? या पढ़ रहे थे आप लोग? नहीं आते प्रूफ वाले क्वेश्चन? नहीं आते प्रियांश? आप थोड़ा रोटेशन में आ जाइए, मतलब आप थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर सही लगने लगे। आज से ही थोड़ा घर पे थोड़ा सेल्फ स्टडी थोड़ा इंक्रीज कर देना। अब तो आप लोग तो क्या है, घर पे ही हो, ठीक है, तो दिवाली अब गई, और तो अब आपको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सीरियस होके अब थोड़ा सा वापस से आपको जो रोटेशन है उसमें आना पड़ेगा, तो वापस से पढ़ाई लिखाई थोड़ी स्टार्ट करनी होगी, तो सेल्फ स्टडी थोड़ा इंक्रीज कर दीजिएगा आप, बिल्कुल थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, नहीं कंपाउंड एंगल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, अभी तो बहुत बचा है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए करें स्टार्ट। देखिए बीएसी आपके किसमें है? एपी में है, ठीक है, और बीएसी आपके एपी में है। क्लियर है, ये आपको गिवन है। तो मैं मान लेता हूं कि जो बी है आपकी, इसकी वैल्यू क्या है? ए माइनस डी, और ये ए है और ये ए प्लस डी है। तो मैंने मान लिया कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है, बी ए सी आपके एपी में है, तो मैंने मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है इस एपी का। तो ए से अगर आप डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, और इसमें अगर डी प्लस करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू ए माइनस डी हो गई और सी की वैल्यू ए प्लस डी हो गई। यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर हुआ? बी ए सी आपके एपी में है और मैंने मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए से अगर आप माइनस डी करेंगे तो आपको पीछे वाली टर्म मिल जाएगी, ए में प्लस डी करेंगे तो आगे वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? ए माइनस डी, और सी की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस डी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बोला है कि सी बी ए आर इन जीपी, सी बी ए आर इन जीपी। तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास? ए प्लस डी, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? ए माइनस डी, और ये ए है। तो ये जो है वो आपके जीपी में है। तो जीपी में रिलेशन क्या होता है आपका? ठीक है, अगर एक्स वाई जेड आपके जीपी में होते हैं तो आपको रिलेशन याद है क्या? क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो यहाँ से ये जो टर्म्स हैं आपके, ये जो टर्म्स हैं ये जीपी में है, तो क्या रिलेशन होगा? ए माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस डी, यही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से अगर हम स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab,
और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी। क्लियर? तो यहाँ से ये कटा ए स्क्वायर, तो आपका आया डी स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए तो 3AD इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, तो d माइनस 3a इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, क्या क्या वैल्यू आएंगी? तो d इक्वल टू 0 आ रहा है और d इक्वल टू 3a आ रहा है। ठीक, d की वैल्यू 0 आ रही है और d की वैल्यू 3a आ रही है। तो अगर d 0 हुआ, मान लीजिए d की वैल्यू अगर 0 हुई, तो आपकी जो टर्म्स हैं बी ए सी वो ए हो जाएंगी। अगर आपका d 0 हुआ, मान लीजिए d की वैल्यू 0, पहला केस ले रहे हैं हम, जब आपका d 0 होगा, तो d अगर 0 हुआ तो आपका देखिए यहाँ पर d 0 हो गया तो b भी a हो जाएगा, c भी a हो जाएगा। तो तीनों टर्म आपकी क्या आ जाएंगी? a हो जाएंगी। तो ये जो टर्म्स है वो आपकी एपी में भी हैं, और ये टर्म्स आपकी जीपीवी में भी हैं, और ये एचपीवी में भी है। ठीक है, जीपीवी में भी है, एपीवी में और एचपीवी में। ठीक है, एपी में कैसे है? कॉमन डिफरेंस 0 है, और जीपी में कैसे है? कॉमन रेशियो 1 है, और एचपी में देखिए आपका इसका रेसिप्रोकल कर लिए, वो आपका किस में आएगा? एपी में आएगा। क्लियर है? और जब केस 2 मतलब जो आपका आंसर आया ना डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू जब 3a होगी, डी की वैल्यू 3a होगी, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप पुट करिए। आपको पता है BAC आपका कितना है? जो वैल्यू आई है BAC, आपने क्या एज्यूम किया है? ये a माइनस डी है, और ये a प्लस डी है। तो जब d 3a होगा, तो ये d की वैल्यू 3a पुट करोगे यहाँ पर, तो कितना आएगा आपका? -2a, और ये कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास ये आ गई, a की वैल्यू तो आपके पास a ही है, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4a। तो इसने बोला है इसने कि आपको प्रूव करना है कि ACB आर इन HP, ACB आर इन HP, ACB HP में है। तो A की वैल्यू तो आपके पास कितनी है? A ही है, A की वैल्यू तो A ही है, और C की वैल्यू कितनी है? 4A, तो C की वैल्यू 4A है, और B की वैल्यू कितनी है? -2A। तो ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों टर्म है वो आपकी HP में है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, जैसे मान लीजिए अगर XYZ आपके HP में होते हैं, XYZ HP में होते हैं, तो आपको क्या प्रूव करना होता है कि Y की वैल्यू अगर 2XZ अपॉन X प्लस Z की इक्वल आ गई, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि XYZ किस में होंगे? HP में होंगे। तो वही हम ये करते हैं कि अगर इसको HP में प्रूव करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हम ये प्रूव, ये वाला रिलेशन अगर इन टर्म्स में लग रहा होगा, तो वो आ जाएगा। मतलब जो आपकी सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो आप देखिए y जो है आपका वो क्या आएगा? 2x, x कितना? a है, और z कितना? -2a। तो यहाँ से x प्लस जेड कितना आ जाएगा? a माइनस 2a। तो यहाँ से ये आएगा -4a² माइनस a। तो ये कितना हो जाएगा? 4a आ जाएगा, माइनस से माइनस और a से a कैंसिल, तो y की वैल्यू 4a आ गई। तो देखिए y की वैल्यू 4 ही तो आ रही है, y की वैल्यू आपकी 4a ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि XYZ जो है आपके वो किस में है? HP में है। तो XYZ क्या है आपके? A 4a माइनस 2a, वो HP में है। क्लियर? सो A 4a माइनस 2a आर इन HP, आर इन HP। क्लियर है? मोहित ऐसे हाँ देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। मोहित आपको दे रखा है ना उसमें देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सभी। क्या बोला है? BAC आर इन AP, CBA आर इन GP। तो हमको ये प्रूव करना है कि ACB किस में होंगे? HP में होंगे। तो मुझे पता है BAC अगर AP में है, तो मुझे रिलेशन पता है कि अगर AB तीन टर्म अगर आपके AP में होते हैं, तो सेकेंड टर्म 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ठीक है, और GP में होते हैं तो हमें पता है कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म होता है। ठीक है, तो वही हमने अप्लाई किया है। तो पहले हमने मान लिया है कि BAC जो है, आपको देखो किसमें AP में दी हुई है कि BAC AP में है। तो हमने मान लिया कि AP में है अगर BAC, तो इसका कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? A माइनस डी, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस डी।
तो यहाँ से a माइनस डी a प्लस डी आपके एपी में हो गए, तो यहाँ से सी बी ए की वैल्यू क्या आ गई, सी आपका a प्लस डी हो गया, b आपका a माइनस डी हो गया, और a तो a ही है, तो यहाँ से a प्लस डी a माइनस डी a आपके जीपी में है। तो अगर ये तीन टर्म आपके जीपी में है, तो आपको पता है कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है। तो वाई स्क्वायर मतलब ये a माइनस डी का स्क्वायर इंटू इक्वल टू a इंटू ए प्लस डी, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर हमने सॉल्व किया तो d की दो वैल्यू आ रही है, एक तो d की वैल्यू 0 आ रही है और एक d की वैल्यू 3a आ रही है। तो d की वैल्यू अगर 0 हो गई, मान लीजिए d की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका c भी a हो जाएगा और b भी a हो जाएगा, मतलब तीनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, a हो जाएंगी। तो अगर तीनों टर्म्स आपकी a हो जाएंगी, तो ये तीनों टर्म्स आपकी क्या किस में है, एपी में भी है, जीपी में भी है और एचपी में भी है, ठीक है। और जब D3A आएगा उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो BAC की वैल्यू हो वो -2A और 4A आएगी, ठीक है। हाँ, D 0 हो गया तो आपकी सारी टर्म सेम हो जाएंगी ना, ठीक है। ये यहाँ से आया ना, देखो D इंटू डी माइनस 3A इक्वल टू 0, तो यहाँ से D की वैल्यू 0 हो सकती है या D की वैल्यू 3A हो सकती है, इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो D की वैल्यू 3A होगी तो उस केस में आपका जो आएगा ACB की वैल्यू A4A माइनस 2A आएगी। तो A4A माइनस 2A HP में हमको प्रूव करना है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये आपकी जो टर्म्स है वो HP में है। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि जो आपके ACB हैं वो आपके HP में है। हाँ हरिओम बोलिए। सर जब इनका कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ये जीपी में कैसे रहेंगे? जीपी में रहेंगे ना, बिल्कुल, इसका कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा। देखिए ये सारे टर्म्स आपके जीपी में मैं बोल सकता हूँ ना, इनका कॉमन रेशियो 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अमन वो जेड पर लाइन में, मतलब मेरी आदत है जेड पर लाइन, वो जेड पर लाइन नहीं होती है, वो मेरी आदत है इस तरीके से लिखने को जेड को, ठीक है। टू और जैसे हम लिखते हैं ना टू और जेड, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं जेड के बीच में ऐसी लाइन बना देता हूँ, तो वो मेरा तरीका है लिखने का और कुछ नहीं है, ठीक है, जेड को लिखने, ठीक है। और कोई मेथड और कोई तो आप और कोई मेथड लगा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा क्या लेंदी प्रोसेस होगा कि इसी में आप अब रिलेशन लगा दें कि जो BAC है वो AP में है, मतलब 2A इक्वल टू B प्लस C होगा और B स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, वहां से एलिमिनेट वगैरह करेंगे वहां से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, वो लेंदी होगा। हाँ केस 2, हाँ सॉरी, ये सेकंड लिख लीजिए ऐसे, केस सेकंड जब D3A होगा। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करिए। देखिए a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, a माइनस जेड अपॉन आर जेड, ठीक है, ये इक्वल है आपके, एंड पी क्यू आर इन ए पी, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एच पी। आपको ये प्रूव करना है कि जो एक्स वाई जेड होंगे वो एच पी में होंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है। करिए ट्राई से। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इक्वलिटी होते हैं, इक्वल जहां आपको दिखते हैं तो हम उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस थोड़ा सा आप लगा के और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, फिर आप वहां से देखिए एक्स वाई जेड को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि वो एचपी में आ जाए। हाँ वही प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे टर्म्स a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन ई लिखा होता है, तो इसको इक्वल टू हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। फिर वहां से
सिंप्लीफाई करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू, इस तरीके से इसमें भी आपको यही करना है कि जो इक्वल टू है, जो इक्वल टू तीन इक्वल टू लिखे हुए हैं, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लीजिए, लैम्डा के इक्वल मान लीजिए, वहां से फिर x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए, ठीक है। k के इक्वल भी मान सकते हैं आप इसे, हाँ। p इक्वल टू नहीं, आप x की, आकांक्षा x निकालिए, x के टर्म्स में निकालिए, p के टर्म्स में मत निकालिए, आपको x y z प्रूव करना है ना, तो x की वैल्यू निकालिए, p y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए, k ले लीजिए या फिर लैम्डा ले लीजिए, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो कि ये जो लिखा है ना आपका a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, और ये a माइनस जेड अपॉन आर जेड, इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो लैम्डा के इक्वल मान लिया आपने, ठीक है। तो यहां से अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। फिर वहां से देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ लोग बोलिए। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या कि a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स है तो इसको x से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ऐसे प्रोपोर्शनल लगा के सॉल्व कर देंगे। हाँ, x से डिवाइड कर दोगे, x से डिवाइड कर, बात तो वही हो जाएगी, फिर आप वही कर रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, इसको x से डिवाइड कर दो इधर सारे टर्म्स को, इसको इधर वाले सेकंड वाले को y से और थर्ड वाले को z से। हाँ। फिर प्रोपोर्शनलिटी वही लगाओगे, फिर किसी कांस्टेंट की इक्वल मानोगे आप, या फिर या दूसरी मेथड से कर रहे हो आप, कौन सी, और फिर क्या करोगे इसके बाद, डिवाइड करने के बाद क्या करोगे? चलिए देखिए करें, देखिए इसमें क्या करिए आप, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखिए आपका क्या आएगा, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू लैम्डा आएगा, तो यहां से आएगा आपका a माइनस एक्स इक्वल टू पी एक्स लैम्डा, यही आएगा। अब x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये आपका पी एक्स लैम्डा प्लस एक्स, अब x को कॉमन ले लीजिए तो p लैम्डा प्लस 1 a, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, a अपॉन पी लैम्डा प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब आप y निकालेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन क्यू लैम्डा प्लस 1, देख सकते हैं आप सिमिलरिटी है, तो y भी आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन क्यू लैम्डा प्लस 1, और z जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन आर लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो वहां से y आ जाएगा, फिर इस वाले टर्म्स, मतलब ये जो है आपका a माइनस जेड अपॉन आर जेड, इसके इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहां से z आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो सिमिलरिटी है, इन तीनों टर्म में सिमिलरिटी है, ठीक है। आपने इस x को y से रिप्लेस कर दोगे तो ये टर्म मिल जाएगी बस, और p को q से, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a की वैल्यू a अपॉन पी लैम्डा प्लस 1 आ रही है, तो y का आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन क्यू लैम्डा प्लस 1, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही वैल्यू आएंगी आपकी। अब आपको प्रूव क्या करना है, अब देखो x मिल गया आपको, y मिल गया, z मिल गया, आपको x y z किस में प्रूव करना है, h में प्रूव करना है। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि y की वैल्यू 2xz अपॉन x प्लस z के इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x y z किस में होंगे, आपके h में होंगे। तो आप बस ये प्रूव कर दें तो काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ से y की इसमें वैल्यू डालिए आप, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन पी लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन आर लैम्डा प्लस 1, ठीक, क्लियर है। और x प्लस z, तो x क्या है, a अपॉन पी लैम्डा प्लस, और आपका z क्या है, a अपॉन आर लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेने के बाद पी लैम्डा प्लस 1 और आर लैम्डा प्लस 1 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और इधर भी डिनोमिनेटर में है, तो ये जो पी लैम्डा प्लस 1 इंटू आर लैम्डा प्लस 1 और पी लैम्डा प्लस 1 इंटू आर लैम्डा प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये यहाँ से एलसीएम लेने के बाद तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास 2a² अपॉन इधर आएगा a इंटू आर लैम्डा प्लस 1 और इधर आएगा a इंटू पी लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखें तो a भी कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ से a² आ रहा है तो डिनोमिनेटर में से मैं अगर a कॉमन ले लूं दोनों टर्म से तो यहाँ से एक a कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू नीचे बचेगा आपके पास r लैम्डा प्लस 1 और ये बचेगा p लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से ये फर्दर आपका क्या सिंप्लीफाई होगा 2 प्लस r प्लस p इंटू लैम्डा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए p q r किस में दे रखे हैं आपके एपी में दे रखा है उसने। ठीक है, बोल रखा है कि p q r आपके एपी में है। ठीक है, तो p q r अगर एपी में है तो 2q की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, p प्लस r की इक्वल होगी, p प्लस r की इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं p प्लस r की वैल्यू 2q लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ p प्लस r की वैल्यू 2q से, तो आपका क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन 2 प्लस 2q लैम्डा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 और इन दोनों टर्म से 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी a अपॉन 1 प्लस q लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। तो क्या ये जो वैल्यू है वो जो आपने y निकाला था उसी के इक्वल है क्या, बिल्कुल उसी के इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x y z किस में होंगे आपके HP में होंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ रियम बोलिए। y इक्वल्स टू 2 जो यहाँ से समझ में नहीं आया है। ये आपका देखिए, ये आपको बोला गया है कि ना कि आपको ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड आपके एचपी में है। तो एक्स वाई जेड आपके एचपी में है तो क्या रिलेशन फॉलो करेंगे, वो यही रिलेशन फॉलो करेंगे कि y की वैल्यू 2 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड की इक्वल होगी, तभी वो आपके एक्स वाई जेड एचपी में होंगे। तो मैं ये प्रूव कर दूं कि y की वैल्यू इसके इक्वल आ जाए, तो मैंने इधर एक्स जेड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर मैंने सिंप्लीफाई किया और ये जो रिलेशन है उसका यूज किया कि पी क्यू आर एपी में है, तो पी क्यू आर एपी में है तो 2q इक्वल टू पी प्लस आर होगा। तो उसका यूज करते हुए मैंने y की वैल्यू निकाल ली a अपॉन 1 प्लस लैम्डा क्यू। तो जो वो हमने वैल्यू निकाली है इसको सिंप्लीफाई करके तो वो वही वैल्यू आई है जो y की वैल्यू आपकी आई थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड किस में है, एचपी में है। हाँ ओके सर। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर जो पी क्यू आर एपी में है तो फिर 2q इक्वल टू पी प्लस आर कैसे लिखेंगे उसको? ये आपका होता है ना एबीसी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एबीसी अगर आपके एपी में होते हैं तो क्या होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है ना। हाँ ये तो सही अगर है। PQ अगर एपी में है तो 2q इक्वल टू p प्लस आर होगा। ये सर आ गया समझ में। हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन and harmonic mean, mean of n numbers। ठीक है, फर्स्ट है इसमें आपका अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो आपको गिवन है इसमें, गिवन एनी n नंबर्स a1 a2 a3 up to an, then its arithmetic mean
an is defined by capital AN equal to summation k to the 1 a k to n upon n, मतलब a1 plus a2 plus a3 up to an upon n। तो देखिए अब अभी तक हमने क्या देखा था कि अर्थमेटिक मीन हम निकाल रहे थे तो सिर्फ हम दो नंबर्स का निकाल रहे थे। एबीसी अगर एपी में होते हैं तो हम बोलते हैं कि बी जो होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है ए और सी का। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा था। अब अगर आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एन नंबर्स का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको एन नंबर्स का, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, n नंबर्स हैं आपके पास, और उन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है। उन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना तो उसका फार्मूला क्या होगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an सारे नंबर्स का सम कर दीजिए और डिवाइड बाय n कर दीजिए, मतलब जितने नंबर्स हैं वो उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अर्थमेटिक मीन मतलब इसको हम और भी क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज, ठीक है। आपने शायद ये पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि सारे नंबर्स का सम कर दीजिए और उनसे और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो उसी एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है, अगर पास n नंबर्स हैं। हाँ, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा पहले। चलिए, हाँ वानी बोलिए। वानी, कोई डाउट है क्या? हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, यहाँ पर ए एन इक्वल टू सिग्मा ए एक्स लिखे हैं। ए एक्स नहीं, वो के है, के ए के, हाँ, और मतलब फिर से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के में की है, वैल्यू 1 सबस्क्रिप्ट के में है, इक्वल। मतलब ए और ये सबस्क्रिप्ट में है के, मतलब आपकी जो के की वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है एन तक जाएगी। इसका मतलब समेशन, मतलब 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 एन तक जाएगी, ठीक है। लास्ट सर, क्लास में मैंने बताया भी था समेशन और आपका जो प्रोडक्ट है उसका सिंबल के बारे में। सर वो लास्ट में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था उस दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अब जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 0 2 -3 4, ठीक है, इनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो निकालिए क्या आ रहा है इन नंबर्स का। तो इनका सम कर दोगे आप, 1 + 0 जो अर्थमेटिक मीन आएगा आपके पास, 1 0 + 2 -3 + 4, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ से सम कितना आ रहा है आपके पास, 4/5, तो 4/5 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है क्या, 4/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब हम देखते हैं, अभी हमने सिर्फ क्या देखा है, अर्थमेटिक मीन एन नंबर्स का, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन एन नंबर्स का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। हाँ बोलिए दिव्यांशु। सर ये जो अभी आपने ऊपर एग्जांपल कराया है तो ये सीरीज तो एपी में ही नहीं है ना, तो अगर ये हाँ एपी में ही जरूरी नहीं नहीं है, है तो हाँ हाँ दिव्यांशु जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि आपके A1 A2 A3 जरूरी नहीं है कि एपी में हो। आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो एपी में हो। आप उसका अर्थमेटिक यस मीन सर, निकाल सकते हैं, वो जरूरी नहीं हो कि एपी। तो आपके पास अगर कोई भी नंबर गिवन है, वो जरूरी नहीं है एपी में हो, तो उनका आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, उनका सम और यस डिवाइड सर, बाय नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है, यस सर। हाँ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लाइए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। इसमें गिवन एनी एन पॉजिटिव रियल नंबर
real numbers a1, a2, a3 up to an, then its geometric mean Gn is defined by Gn equal to product of numbers to the power 1 upon n। तो क्या होगा वो Gn इक्वल टू a1, a2, a3 अप टू an, सभी का प्रोडक्ट कर दीजिए और इसकी पावर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, सॉरी इसकी पावर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ n नंबर्स a विन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। पाई वाला सिंबल प्रोडक्ट का है, मैंने अब आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट का सिंबल है। इसका मतलब आपके जो सारे नंबर्स हैं a1, a2 1 से स्टार्ट होगा, k 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। इसका मतलब a1, a2, a3 ये सारे नंबर्स आपके प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन हम निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का। क्लियर है? अगर कोई बोलेगा नेगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन निकालिए तो हम बोलेंगे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ठीक है सिर्फ हम पॉजिटिव रियल नंबर्स में डील करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। जब भी ज्योमेट्रिकल मीन की बात होगी हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकल मीन n नंबर्स का a1, a2 अप टू an नंबर्स का जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो क्या होगा, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए और उसकी पावर में क्या आएगा 1 अपॉन n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपके पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स हैं। तो ये कितने नंबर्स हैं आपके, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन जो आएगा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं G10 निकाल देते हैं। G10 मतलब 10 नंबर्स हैं इसलिए G10 बोल दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए 2, 4, 6, 8, 9 इंटू 10 और इनकी पावर में क्या आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं आएगा, कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स तो नहीं है आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं, तो G6 आएगा। तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो नंबर्स है आपका जीपी में ही हो। ठीक है, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का, ठीक, किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं। क्या होगा, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए और पावर में 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए सौरभ। सर हाँ सर अगर जैसे कि जीपी में अगर कोई दो नेगेटिव नंबर्स हो तो सर उसका भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा ना, और उनके जो नंबर हैं जैसे कि 1 अपॉन n हम लिखेंगे तो वो उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है ना कि आप ये बताइए सौरभ, जब अगर आपकी कोई दो एक जीपी है, ठीक है, क्या एग्जैक्टली दो टर्म ही आपके नेगेटिव होंगे क्या, उसमें कभी ऐसा हो पाएगा क्या सौरभ? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि सिर्फ आपकी दो टर्म्स आपके नेगेटिव हो। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव है तो अल्टरनेट टर्म्स आपके नेगेटिव में आएंगे। अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव में आएंगे तो आपके बहुत सारे टर्म्स नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो अगर बहुत सारे टर्म्स नेगेटिव आएंगे तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपने मान लीजिए दो नंबर्स हैं आपके, ठीक है, या फिर 3 नंबर्स हैं आपके, वो जीपी में है तो नेगेटिव है, तो आपको पता है कि 1 अपॉन n की वैल्यू हमेशा डिफाइन नहीं होती है। जैसे रूट आपका हमेशा डिफाइन नहीं होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो डिफाइन नहीं होता है। 1 अपॉन 4 आपका डिफाइन नहीं होगा अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। 1 अपॉन 6 आपका डिफाइन नहीं होगा अगर आपका मतलब पावर में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में डील करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हाँ आगे सॉल्व नहीं करना है, इतना ही छोड़ दीजिए, इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था उसे।
harmonic mean of n numbers given any n positive number a1 a2 a3 up to an, then its harmonic mean जिसे हम hn से डिनोट करेंगे इज डिफाइंड बाय hn इक्वल टू n अपॉन समेशन k to 1 अपॉन a k टू n। मतलब इनका रेसिप्रोकल्स का सम कर लीजिए, उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल का सम कर लीजिए और इसे डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। ठीक है, और हाँ एपी का अपोजिट, बेसिकली आप बोल सकते हैं एपी का अपोजिट। ठीक है, तो n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an, और जितने टर्म्स हैं वो आपका n हो जाएगा, तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा आपका। क्लियर है? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, वो भी आप रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपने क्या है रेसिप्रोकल टर्म्स का रेसिप्रोकल किया है और उसका जो टर्म्स का रेसिप्रोकल किया है उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है और फिर उसका रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, हाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही होगा ये। ठीक है आलोक, आपका सिर्फ क्या लिखा है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कभी ये नेगेटिव 1 के आपका क्या हो जाए 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया है कि जो आपके टर्म्स है a1 a2 an, इनका आपने क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या हुआ, रेसिप्रोकल लेने के बाद वो आपके अर्थमेटिक मीन में आ गए, फिर अर्थमेटिक मीन निकाल लिया आपने, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, उसका रेसिप्रोकल नहीं है, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल नहीं है। आप इसको दिमाग में मत बिठा लेना कि अर्थमेटिक मीन निकाल लिया आपने, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया है आपने तो वो टर्म्स एपी में आएंगी, फिर जो टर्म्स एपी में आएंगी उनका हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है, उसका रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, ठीक है, पहले क्या हरिओम क्या बोल रहे हो आप सर? पहले भी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन निकाला, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? पहले हमने जो अर्थमेटिक मीन निकाला था और ज्योमेट्रिकल मीन निकाला था वो सिर्फ आपने क्या देखा था कि नंबर्स एपी में होते थे, जीपी में होते थे, एबीसी अगर नंबर्स आपके एपी में होते थे तो हम बोलते थे बी आपका अर्थमेटिक मीन होगा, एबीसी अगर आपके जीपी में होते थे तो हम बोलते थे बी आपका ज्योमेट्रिकल मीन होगा। अभी हम जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन निकाल रहे हैं वो किसी भी नंबर्स का निकाल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि जीपी में हो या फिर एपी में हो या फिर एचपी में हो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका A1 मतलब ये जो नंबर्स हैं, जैसे अगर आपसे मैं बोल दूं कि 1/2 1/3 1/5 का हार्मोनिक मीन निकालिए। 1/3 ये 3 नंबर्स हैं आपके, 1/2 1/3 1/5 का हार्मोनिक मीन निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला था अभी कि A1 A2 इसकी जो रेसिप्रोकल, तो जरूरी नहीं है कि आपके रेसिप्रोकल क्या हो आपके एपी में ही हो, बस ये फार्मूला आपको याद करना है कि 1/A1 प्लस 1/A2 1/AN ये डिनोमिनेटर में लिखना है और n आपका न्यूमरेटर में लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि इनका रेसिप्रोकल आपका एपी में हो। ठीक है, तो वो फंडा आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आपका अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा वो। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने 3 हैं, तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/, ये रेसिप्रोकल, फिर प्लस 1/1/3 1/1/5,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा क्या, 3/10 क्लियर है। आपका कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए O1 आपने किए हैं क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज की O1 के क्वेश्चंस किए हैं आपने। हाँ चलिए वही डिस्कस कर लेते हैं हम, सीक्वेंस एंड सीरीज के O1 डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। और बाकी जो होमवर्क, अच्छा मैंने कुछ एडवांस के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में आगे की थ्योरी यूज हो रही है, आगे की थ्योरी यूज हो रही है। तो अभी एडवांस की कुछ कुछ क्वेश्चन जिसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है वो छोड़ दीजिए, और जो समझ में आ रहे हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने गलती से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे दिए थे एडवांस में, सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ क्वेश्चन में आगे का यूज हो रहा है, मतलब अभी आपने पढ़ा नहीं है वो यूज हो रहा है, उसमें वो नॉलेज यूज हो रहा है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है तो वो क्वेश्चन छोड़ देना आप, बाकी के क्वेश्चन आप जेईई एडवांस के कर लेना सीक्वेंस सीरीज के। क्लियर है। हाँ रेस के सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, रेस के सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। कहाँ तक सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं रेस के, 17 तक अपलोड हो चुके हैं क्या, 17 तक अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। मैं 18 19 अपलोड कर दूंगा, 18 19 20 ये 3 अपलोड कर दूंगा। नहीं अभी ऑफलाइन में अभी ओवर नहीं हुआ है सीक्वेंस, ऑफलाइन में भी अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए O1 में बताइए, सीक्वेंस एंड सीरीज का O1 में बताइए क्या क्या डाउट है। O1 में फर्स्ट क्वेश्चन डू योरसेल्फ की, मैंने डू योरसेल्फ तो कर दिए थे शायद, सीक्वेंस एंड सीरीज के डू योरसेल्फ अपलोड नहीं किया था क्या। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है इसने, O1 डिस्कस हो रही है सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज की O1 डिस्कस हो रही है, उसका फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। क्लियर। गिवन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑन AP and another AP is formed with the same first term double। आपको फर्स्ट सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, SN दिया हुआ है आपको। कल के लिए होमवर्क तो आपका कुछ नहीं रहेगा, अभी तो होमवर्क नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिलेगा। कल तो आप जो होमवर्क पेंडिंग है वो सारा कर लेना, जो जो होमवर्क पहले मिल चुका है ना आपका। तो कल आपका क्या होगा कि O1 और O2 डिस्कस करेंगे। O1 अगर आज रह जाती है कुछ तो वो डिस्कस करेंगे, और कल O2 डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। तो O1 और O2 कर लीजिएगा आप, O1 अगर आज कुछ बच जाती है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कल, और O2 डिस्कस करेंगे, और रेस के मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। चलिए SN जो है आपका वो दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में आपका O1 के। फिर आपको बोला है AP आपने फॉर्म की है, जो जो आपकी जो अभी जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑन APS, तो यहाँ से हम TN निकाल सकते हैं। TN का फॉर्मूला क्या होगा, SN माइनस SN-1 होता है, तो TN मतलब nth टर्म का फॉर्मूला, तो ये 3n स्क्वायर प्लस 2n, और यहाँ n की जगह आप n-1 पुट कर दीजिए, n की जगह आप n-1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 2n, और ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और 2n माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3n स्क्वायर प्लस 2n
-3n² तो -4n + 1 हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए आपके पास क्या बच रहा है, 2n + 4n - 1, यहाँ से आपका आ रहा है 6n - 1। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया आपका एपी का। तो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, n की जगह 1 पुट कर देंगे तो 6 - 1 5 होगी फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म आपकी क्या होगी, वो होगी 2 पुट कर देंगे n की जगह, तो कितना हो जाएगा, 12 - 1 11 होगी। तो यहाँ से t2 - t1 आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया 6, t2 - t1, और फर्स्ट टर्म आ गई 5। तो यहाँ से आपको बोला कि फर्स्ट टर्म, एक आपको एक दूसरी एपी बनानी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो आपकी जो एपी है, जो करंट एपी है उसकी इक्वल हो, और कॉमन डिफरेंस डबल कर देना है। तो उस जो नई एपी है उसकी फर्स्ट टर्म जो a1 बोल देते हैं वो आपकी 5 ही रहेगी, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D बोल देते हैं वो 12 हो जाएगा। उसका सम का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, न्यू एपी का। Sn-1 कैसे निकाला, Sn-1 आपने n की जगह n-1 पुट कर दिया है इसमें। हरिओम क्या किया, n की जगह n-1 पुट कर देंगे तो Sn-1 आ जाएगा। हाँ आलोक बोलिए। सर यहाँ सर दिया हुआ सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 2n + 3n²। सर n की जगह 1 और 2 पुट कर देंगे तो a और d का वैल्यू तो उससे भी आ हाँ सकता है। वैसे भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आलोक, वैसे भी कर सकते हैं आप 1 s की जगह s में 1 पुट करेंगे, Sn में 1 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो वो पहली टर्म हो जाएगी। जब Sn में 2 पुट करेंगे तो वो सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा। तो सम ऑफ 2 टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा वहां से। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे वहां से भी आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके हाँ तो यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट टर्म, आपका जो सेकंड एपी बनानी है आपकी, उसकी फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा, तो उसका सम निकालना है सेकंड एपी का। तो Sn S डैश बोल देते हैं उसे, तो उसका n/2 और फर्स्ट 2a1 + n-1d ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर देना आप, ये 10 और ये n-1d 12, तो वहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। फिफ्थ नंबर देख लीजिए, इसमें भी वही है। फिफ्थ नंबर में आपका कि सम ऑफ n टर्म ऑन एपी, Sn जो आपको दे रखा है, Sn जो दे रखा है वो है Pn + Qn², ठीक है। Pn Q और कांस्टेंट एंड इट्स कॉमन डिफरेंसेस, आप वही Tn निकाल लेंगे जो अभी इस क्वेश्चन में किया है, वही करना है एज इट इज। Tn निकाल लेंगे, वो क्या होगा, Sn - S-1 होगा। तो कितना हो जाएगा, Pn Qn² और Sn-1 मतलब n की जगह -1 पुट कर देंगे आप, तो यहाँ से ये आ जाएगा Qn-1²। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Tn मिल जाएगा आपको, Tn मिल जाएगा, T1 निकाल लेना, फिर T2 निकाल लेना, वहां से T2 - T1 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन किया वही उसी में ही यूज करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन को, उसका जो मीनिंग है ना उस क्वेश्चन का, सिक्स्थ क्वेश्चन का उसका मीनिंग है, इसमें लिख लीजिए मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, वो समझ में नहीं आया होगा आपको। इसमें लिख लीजिए each term will be equal to sum of all the terms after that term। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, मतलब अगर आपकी जो एक जीपी है उसका फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो कॉमन डिफरेंस r मान लेते हैं। तो ये जो जीपी है आपकी, इसका जो हर एक टर्म है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसके आगे वाले जितने भी टर्म है उनका सम कर लो तो उसकी वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके आगे सारे जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का सम कर लोगे, ठीक है, उसके इक्वल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पी एंड क्यू सेम है क्या, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। पी क्यू अलग अलग है, आपकी कांस्टेंट है तो अलग अलग कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट टर्म है, मतलब 1 जो है वो 1 जो है आपका फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू आगे वाले सारे टर्म्स के सम के इक्वल है।
तो आगे वाले सारे टर्म्स मतलब r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू इनके इक्वल, तो ये इनफाइनाइट तक है। तो ये b तो आपकी एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है r और कॉमन रेशियो कितना है 1 माइनस आर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ। अब आपको चाहिए T4, फोर्थ टर्म चाहिए, तो T4 क्या होगी आर क्यूब, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो 1/8 आ जाएगा। T4 आपका कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, 7 क्वेश्चन 7 देख लीजिए। 7th आपका क्या है, ए जो दिया हुआ है आपको, ए क्या दिया हुआ है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, x की n को 0 पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, इस तरीके से आएगा आपका, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ से आप दे सकते हैं एक ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है x है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आप वही इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1 है और कॉमन रेशियो x है, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा a की वैल्यू। सिमिलरली आपकी जो v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और y की पावर n। सिमिलरली y b आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, इसी तरीके से आपका y भी आ जाएगा। तो b की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, सिमिलरली c की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि उसमें अब एक्स सी जो होगा उसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो एक्स वाई होगा। ठीक है, वो लिख ही देता हूं मैं, c इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स वाई टू द पावर n। तो ये c की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई, फिर आएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर आएगा एक्स वाई क्यूब, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो c की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी और a की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखिए जो c जो आ रहा है वो आपका, देखिए c क्या आ रहा है, c की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स वाई आ रही है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये जो आ रहा है ना आपका ये। अब c क्या आ रहा है आपका, c आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन a और 1 माइनस 1 अपॉन a, ये आपका x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए b इक्वल टू क्या है 1 माइनस ये है, तो यहाँ से 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन बी। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू वाई। तो ये वैल्यू पुट कर देना, फिर सिंप्लीफाई कर लेना आप। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 1 माइनस 1 अपॉन ए, और y की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1 माइनस 1 अपॉन बी। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो रिलेशन जो आ जाएगा वहां से ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा रिलेशन आपका आ रहा है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया, a जो लिखा है वो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट लिखा है, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, x की पावर 0 जब आएगा तो 1 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से जाएगा। तो जो a जो बन रहा है वो आपका एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो x है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, और b की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से आपकी b भी एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, वहां से फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो इसका y है, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस वाई। इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला लगाया है आपने, इनफाइनाइट जीपी मतलब इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से b निकाल लिया, c निकाल लिया और a निकाल लिया। हमने देखा है c की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो पहली और सेकंड इक्वेशन आ रही है इसमें से x और इसमें से y की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, वहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आप सिंप्लीफाई करके देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या बोल रहे हो आप सर, माइनस ए क्या माइनस, सी की वैल्यू कैसे आई, सी भी तो आपके देखिए इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, सी भी देखिए आपका इनफाइनाइट जीपी बन रहा है ना,
अगर n को 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, xy स्क्वायर xy क्यूब इस तरीके से आएगा। तो cb आपको एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो xy है, ठीक है। a अपॉन, हाँ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला ये होता है, देखिए अगर आपको इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, इस तरीके से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरीके से इनफाइनाइट तक, उसका जो सम होता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये होता है इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला। तो याद ही रखना है सभी को, ये अभी तक याद नहीं हुआ है क्या आपको? चलिए और बताइए ओवन में और कौन सा डाउट है आपको? ओवन में 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जीपी है आपकी, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, ठीक है, और 4T253 इज मिनिमम, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज, वीडियो दोनों आ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन्हें जीपी फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म जो जीपी का वो 1 है, और आपको बोला गया है कि 4T2533 इज मिनिमम, मतलब उसको मिनिमम करना है, मिनिमम होगा नहीं, वो मिनिमम आपको करना है, ठीक है, आपको मिनिमम करना है। तो 4T2 प्लस 5T3 इज मिनिमम, देन द कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसको मिनिमम बनाना है आपको, इसको मिनिमम बनाना है, तो मतलब इस आर की वैल्यू क्या होगी, इसको मिनिमम बनाना है आपको, तो आर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक से अगर इसे सॉल्व करें तो मिनिमम वैल्यू कब आती है, माइनस बी अपॉन 2a पर आती है मिनिमम वैल्यू, माइनस बी अपॉन 2a एक्स की वैल्यू पर आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर माइनस बी अपॉन 2a हो तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आती है, मिनिमम वैल्यू क्या आती थी आपकी, माइनस डी अपॉन 4a। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है जिससे ये पूरा मिनिमम हो जाए। तो माइनस बी अपॉन 2a होगा, तो यहां से माइनस बी, तो बी कितना है 4 है और 2a कितना है 5 है, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन 10 ये आ जाएगा माइनस, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के कि 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर 4 अपॉन 5 आर, ये आ जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, आर प्लस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4y25 आएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है तो इसको स्क्वायर को मिनिमम करना होगा, और इस स्क्वायर को मिनिमम करने के लिए आर की वैल्यू -2 अपॉन 5 पुट करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू -2 अपॉन 5 पुट करनी पड़ेगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का भी यूज करके जो मैंने अभी बताया, क्वाड्रेटिक ये एक आपका क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 5r² + 4r,
तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। लेकिन आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, उसने ये पूछा है कि r की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। तो x की वैल्यू पूछी, जैसे x की वैल्यू क्या होती थी, आपको पता है कि जो आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता था वो होता था -b/2a, -d/4a। तो -b/2a जो आप जब आपकी r की वैल्यू होगी तब ये मिनिमम होगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a। तो वही किया है मैंने, यहां पर इसको लिख लीजिए, ये किसके इक्वल है आपका, -b/2a के इक्वल, ठीक है। और ये r है, तो r की वैल्यू -b/2a होगी, तब ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से a कितना है आपके पास 5 है और b कितना है 4, ठीक है। हाँ ऑफलाइन चालू हो गया, बिल्कुल चालू हो गया, ऑफलाइन क्यों नहीं होगा चालू, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करी, मतलब अब देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको पता है ना कि आपका आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, r का कोएफिशिएंट b होगा, ax² + bx + c। हाँ राजवीर बोलिए। सर ओवन पूरी करना है क्या? ओवन पूरी नहीं, जो ओवन में आपको होमवर्क दिया गया है ना, पहले दिया था ना मैंने होमवर्क, पहले आपको ओवन में क्या क्या करना है। 11 तक मिला था सर। हाँ तो जहां तक मिला है वो करना है आपको, O2 में भी जो जो दिया गया है वो करना है, पहले जो दिया जा चुका है। यस सर। और सर ये 18th वाली रेस में वो बेल्ट वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, वो ड्राइव एंड बेल्ट और ड्राइवर बेल्ट, पता नहीं ऐसा कुछ। हाँ तो वो कर लेंगे डिस्कस, मैं अपलोड कर दूंगा 18 आपकी रेस 18 19 अपलोड कर दूंगा मैं, फिर आप अगली क्लास में देख लेंगे, 18 कर लेंगे डिस्कस। ओके सर। चलिए इसमें ओवन में और कोई क्वेश्चन, O2 का कहाँ कहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा मैंने O2 में, सेकंड क्वेश्चन भी दिया होगा O2 में, फर्स्ट क्वेश्चन भी दिया होगा, सेकंड भी दिया होगा, फिर आपको थर्ड भी दिया होगा, फोर्थ भी दिया होगा, सिक्स्थ भी दिया होगा, सेवंथ भी दिया होगा, और फिर आपको 9th भी दिया होगा, 10th भी दिया होगा, 11th भी दिया होगा, 12th भी दिया होगा, ठीक है। ये सारे करने हैं आपको। फिफ्टीन भी करना है, 17 भी करना है, 18 भी करना है, ठीक है। चल ओवन का 10 और 11, ओवन का 10 और 11। 10 में क्या है आपका, गिवन ए सीक्वेंस 4 नंबर फर्स्ट 3 ऑफ जीपी देन द लास्ट। अच्छा 10 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए जो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, गिवन इज सीक्वेंस 4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबर्स हैं और फर्स्ट 3 ऑफ विच आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6, ठीक है। तो लास्ट के जो आपके टर्म्स हैं वो जीपी एपी में है, ठीक है। 4 नंबर हैं आपके, मान लीजिए एक्स वाई जेड और कुछ मान लीजिए डब्ल्यू, ये 4 नंबर्स हैं और फर्स्ट 3 टर्म्स आपके किस में है, जीपी में है, और लास्ट 3 टर्म्स जो है वो आपके एपी में है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट 3 टर्म को मान लेता हूँ और उनका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 है। जो लास्ट के 3 टर्म्स हैं वो एपी में, उनका कॉमन डिफरेंस 6 है। तो लास्ट के 3 टर्म्स को मैं ये मान लेता हूँ a-6 a और a+6, ठीक है। तो लास्ट 3 टर्म्स को मैंने ये माना है, लास्ट 3 टर्म, क्योंकि वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस 6 है। और फिर क्या बोला है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल। तो ये लास्ट के 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है, तो फर्स्ट टर्म आपका a+6 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। उसने बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके इक्वल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है। तो लास्ट 3 टर्म्स आपके एपी में हैं और फर्स्ट 3 टर्म्स आपके जीपी में है। तो लास्ट की 3 टर्म्स एपी में है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो मैंने ये मान लिया कि a-6 a+6 आपके लास्ट के 3 नंबर होंगे।
और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इक्वल है, तो जो लास्ट नंबर है आपका a+6 वो भी आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, वो फर्स्ट टर्म की इक्वल हो जाएगा। फिर आपको बोला गया है कि देखिए जो फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं वो आपके जीपी में है, तो यहाँ से जीपी का फॉर्मूला, जीपी का रिलेशन जो होता है a-6 स्क्वायर इक्वल टू a+6 इंटू ए, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a और a स्क्वायर प्लस 6a, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, देखिए 36 और a इधर हो जाएगा 18a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई, तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म तो आपका क्या है a+6 है, तो लास्ट टर्म आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 11 देख लीजिए, 11 में क्या है, g इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एक्स वाई, तो g क्या हो जाएगा आपका √xy, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, जी स्क्वायर XY हो जाएगा। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। रेस कर लेना, रेस 18 डिस्कस कर लेंगे हम, और आपका जो O1 में क्वेश्चन बचे हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे आपकी सीक्वेंसिंग सीरीज के, और O2 के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जितने क्वेश्चन आपको दिए थे पहले मैंने, वो डिस्कस कर लेंगे हम। जो एपी के जीपी के जो क्वेश्चन है सारे वो हम डिस्कस कर लेंगे। लॉग में जे एडवांस, ठीक है, लॉग की जे एडवांस भी आप कर लेना, और लॉग की जे एडवांस और S2 में हो सकता है अपलोड कर दूं, देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा जहां तक, बाकी नहीं किया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एडवांस में डिस्कस कर लेंगे लॉग की। क्लियर है? चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।